नमस्कार किसान भाई और बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, AICRPS परियोजना के अंतर्गत विकसित विभिन्न सोयाबीन किस्मों की इस श्रृंखला में आज हम लाए हैं भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित एवं कम समय में पकने वाली किस्म NRC 130। साथियों, यह किस्म गत वर्ष 2021 में अधिसूचित की गई है एवं मध्य क्षेत्र के लिए यह अनुशंसित है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे AICRPS प्रभारी एवं इस किस्म के प्रजनक डॉक्टर संजय गुप्ता साहब। किंतु उससे पहले हम देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार और अंत में हर बार की तरह हम लाए हैं समसामयिक सलाह, जिसमें डॉक्टर BU दुपारी जी से हम जानेंगे कि हमारे किसान भाइयों को अपने सोयाबीन के खेत में इस सप्ताह क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या उपाय करने हैं। संस्थान द्वारा 6 सितंबर 2022 को आत्मा परियोजना जिला इंदौर के 60 से अधिक प्रगतिशील किसानों के लिए किया गया प्रशिक्षण सत्र का आयोजन। सोयाबीन फसल से जुड़ी नवोन्मेषी पद्धतियों तथा उत्पादन तकनीकी के बारे में दी गई जानकारी। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर की 25वीं वार्षिक अनुसंधान सलाहकार समिति बैठक का किया गया आयोजन। समिति द्वारा संस्थान की प्रयोगशाला एवं अनुसंधान प्रक्षेत्रों का भ्रमण कर वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही अनुसंधान परियोजनाओं का किया गया अवलोकन। अनुसंधान सलाहकार समिति ने संस्थान द्वारा विकसित तकनीकी के प्रचार प्रसार की समीक्षा हेतु कृषकों के खेतों का किया भ्रमण। संस्थान के प्रभारी निदेशक डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया, संस्थान द्वारा सोयाबीन की लोकप्रिय किस्म JS 335 को पीली मोज़ेक बीमारी से मिली राहत, साथ ही 60% ओलिक अम्ल युक्त सोयाबीन का किया गया विकास। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर SK शर्मा ने कहा, फोटो थर्मल इंसेंसिटिविटी पर अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए विभिन्न संस्थानों की सहकार्यता की है आवश्यकता। वैज्ञानिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण सत्र के आयोजन का दिया सुझाव। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक तिलहन व दलहन डॉक्टर संजीव गुप्ता ने उत्तर भारत में धान गेहूं आधारित फसल प्रणाली में सोयाबीन को बढ़ावा देने हेतु उपयुक्त किस्मों के विकास की बताई आवश्यकता। संस्थान द्वारा विकसित सोयाबीन की 3 किस्में NRC 131, NRC 157 तथा NRC 136 को हाल ही में मिली मध्य प्रदेश में खेती के लिए राज्य सरकार की अनुशंसा। नमस्ते किसान भाइयों, आज मैं NRC 130 के प्लॉट पर खड़ा हुआ हूँ। NRC 130 की किस्म 2020 में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने डेवलप की थी और यह आपके खेती के लिए 2021 में भारत सरकार ने इसको सेंट्रल जोन यानी कि भारत का जो मध्य क्षेत्र है, जिसमें अपना मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र का कुछ प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन ये आते हैं, वहाँ के लिए अनुशंसित की है। और दोस्तों, ये वैरायटी अपने लोगों ने आप लोगों की इस मांग पर डेवलप की कि आप लोगों को 95-60 का एक विकल्प चाहिए था, तो 95-60 के विकल्प के रूप में अपने लोगों ने इस वैरायटी को तैयार किया है। ये वैरायटी 2 ऐसे पेरेंट्स को मिला के बनाई गई है जो दोनों पेरेंट्स दूसरे देशों के हैं। एक पेरेंट इसमें जापान का है और दूसरा पेरेंट इसमें ताइवान का है। और ये वैरायटी मैच्योरिटी यानी कि इसका जो पकने की अवधि है वो 92.5 दिन औसतन है। और हम लोग पिछले 2-3 साल से अपने खेतों पर देख रहे हैं कि ये लगभग 86-87 दिन में हमारे खेत पर पक जाती है।
तो इसका जो पकने की अवधि है विभिन्न क्षेत्रों में 85 से 92 दिन तक डिफ़र करती है। इसकी उपज दोस्तों जो हमारे अखिल भारतीय सोयाबीन की जो परियोजना है उसमें इसकी उपज जो औसत आई है वो 15 क्विंटल की आई है, और जो इसकी मैक्सिमम उपज यानी अधिकतम उपज जो अपने लोगों को मिली है वो अपने लोगों को 30 क्विंटल तक मिली है। लेकिन हम लोगों को ये सोचना है कि हमारी औसत उपज 15 क्विंटल इस वैरायटी की लेके चलना है। इसमें जो ख़ास बात है वो जैसा आप लोग चाहते हैं कि इसके जो पॉट्स होते हैं उन पर रोआ नहीं होता है, और इसकी दूसरी बात है कि इसका जो बीज है वो काफ़ी बड़ा है। अपने यहाँ पर आराम से आपको 13-14 ग्राम का मिल जाएगा, और अगर जब हम इसको साउथ जोन में जब हम इसका सीड मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पर इसका 16-17 ग्राम के लगभग वजन आ जाता है। सीड इसका गोल होगा, और इसमें एक बहुत बड़ी ऐसी विशेषता है जो किसी वैरायटी में नहीं है, जिससे आप इस वैरायटी के बीज को दूसरी सभी वैरायटी से अलग कर सकते हो। वो है इस वैरायटी के सीड का जो हाइलम होता है यानी नाभि जिसको आप कहते हैं, उस नाभि के ऊपर एक हल्के भूरे रंग का टीका सा लगा होता है जो इसको सभी वैरायटी से अलग करता है। अगर हम इसमें रोग की बात करें तो इसमें औसत दर्जे का रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये अपनी चारकोल रॉट और एंथ्रेक्नोज के लिए। लेकिन बाईएमबी के लिए अगर हम इसको देर में लगाएंगे तो थोड़ी ससेप्टिबिलिटी है, जिसके लिए कि हमको थायोमिथॉक्सम उसका थोड़ा स्प्रे करना पड़ता है, और देर से अगर लगाएंगे तब फिर बाईएमबी के लिए ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमको इस वैरायटी को लगाने में ये एहतियात भी लेना है। नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जहाँ पे सोयाबीन की बोनी जून माह में की गई थी, वहाँ की सोयाबीन की फसल जो है कटाई की ओर अग्रसर है, और जहाँ पे सोयाबीन की फसल जुलाई माह में की गई थी वहाँ पे इस समय पे सोयाबीन की फसल में दाने भरने की स्थिति में प्रारंभ हुआ है, और लगातार पिछले हफ्ते से लेके अभी कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की समस्या आ रही है, और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसी बात के ऊपर आज हम साप्ताहिक सलाह में चर्चा करेंगे। साथियों, जहाँ पे बारिश हो रही है आपको सलाह है कि अपने खेत में अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि विपरीत मौसम में होने वाली स्थिति से हम अपनी फसल को बचा सकें। साथियों, जहाँ पे सोयाबीन की कम समय में पकने वाली किस्में लगाई है, जैसे कि JS 9560, JS 2034, NRC 130, NRC 138, JS 9305 आदि आदि, आपको सलाह है कि 90% फलियों का रंग जैसे ही बदलना प्रारंभ हो जाए अपनी फसल की कटाई कर ले। इससे क्या होगा कि बीज के अंकुरण में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथियों, जहाँ पर हमारी सोयाबीन की फसल परिपक्वता होने की स्थिति में है और लगातार होने वाली बारिश से सोयाबीन की गुणवत्ता में कमी आ सकती है, या फलियों में जो दाने हैं वो अंकुरित होने की संभावना भी बढ़ जाती है, तो आपको सलाह यह है कि अपने फसल की उचित समय पर कटाई करें, जिससे या तो फसल के झटकने से होने वाले नुकसान को कम कर सकें, या पौधे पर ही बीज के अंकुरित होने की समस्या को भी हम दूर कर सकें। अगली बात, सोयाबीन की कटी हुई फसल को धूप में सुखाने के पश्चात ही गहाई करें, और तुरंत गहाई करना यदि संभव नहीं हो तो बारिश से बचाने के लिए अपनी फसल को सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा करके रखें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कीट या रोग नियंत्रण के उपायों की। साथियों, ये देखा जा रहा है कि जहाँ पे सोयाबीन की फसल 60 से 75 दिन की हो गई है, और ऐसे स्थिति में सोयाबीन की फसल पे चक्रभृंग की दूसरी पीढ़ी का प्रकोप देखा जा रहा है, और ये जो चक्रभृंग से ग्रसित सिम्टम्स है आपको ऊपरी पत्तियों पे नज़र आते हैं। तो आपको सलाह ये है कि आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इससे जो नुकसान की संभावना बहुत ही कम होती है। और इसके नियंत्रण के लिए यदि आप कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहते हैं तो ये आर्थिक रूप से उतना लाभकारी नहीं होता, इसलिए
आपको ये करना है कि केवल जो ग्रसित पत्तियां है उसको तोड़ के ही अपने खेत से निष्कासित करें और इसके ऊपर रसायन करना उतना लाभकारी नहीं रहेगा। साथियों, जहाँ पे सोयाबीन की फसल में दाने भरना प्रारंभ हुआ है, अभी अभी प्रारंभ हुआ है, यानी दाने भरे नहीं है, तो चने की इल्ली इस फलियों से दाने खाने की संभावना बनी रहती है और इसके लिए इस समय पे आपके खेत पे कीटनाशकों के अनुशंसित दवाइयों के नाम दिए जा रहे हैं, उनमें से कोई एक लें और आवश्यकता अनुसार इसका छिड़काव करें। साथियों, इस समय पे जहाँ पे सोयाबीन की फसल पकने की अवस्था है तो आप अनुशंसित फफूंदनाशकों का एक छिड़काव कर सकते हैं और इसकी सूची इस समय पे आपके स्क्रीन पे दी जा रही है, इनमें से कोई एक ले सकते हैं, अपनी फसल पे छिड़काव कर लें। ये भी आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यदि इससे छिड़काव करते हैं तो बीज की गुणवत्ता में सुधार आ जाएगा और उसके साथ साथ जो राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट या एंथ्रेक्नोज नाम की जो बीमारी आजकल चल रही है उसका भी नियंत्रण संभव हो जाएगा। साथियों, कुछ क्षेत्रों में अभी भी जो स्थिति बनी है पीली मोज़ेक का जो रोग है या सोयाबीन मोज़ेक का रोग है और अभी इस समय पे उसके ऊपर सफ़ेद मच्छर सफ़ेद मक्खी दिखाई दे रहे हैं। यदि सफ़ेद मच्छर से ये बीमारी फैल नहीं रही है तो उसको इस समय पे, क्योंकि आपकी फसल दाने भरने की अवस्था है, तो कोई छिड़काव करने की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं, आपकी फसल छोटी है और इससे नुकसान हो रहा है, तो जो कॉम्बिनेशन दवाइयाँ, जो पूर्व मिश्रित दवाइयाँ इस समय पे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इनमें से कोई एक ले और अपने फसल पे छिड़काव कर ले। अब बात करते हैं फसल सुरक्षा के अन्य उपायों की। आप अपने खेत में टी आकार के स्ट्रक्चर आप बना लें जिससे पक्षियों के बैठने में सुविधा हो और आपके खेत में कोई इल्लियाँ अगर होती है तो उसको वो खा सके। उन्हीं रसायनों का प्रयोग करें जो कि सोयाबीन की फसल में अनुशंसित किया गया हो। जो अनुशंसित नहीं है उन दवाइयों का प्रयोग छिड़काव के लिए नहीं करें। आप जब छिड़काव करते हैं तो पानी की उपयुक्त मात्रा लें और जब आप इन रसायनों का क्रय करते हैं तो दुकानदार से पक्का बिल लें और ये भी ध्यान रखें कि जो दवाई आप ले रहे हैं वो एक्सपायरी तिथि के अंदर की हो। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।